हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने कहा था कि जैसे ही हमारा लेवी एंड कलेक्शन समाप्त होता है, द एंड होता है, उसके बाद मौजे ही मौजे हैं, मज़ा ही मज़ा आएगा। जीएसटी पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा लगेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन स्कीम समझने और सुनने और सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, इसमें लबालब भरा हुआ है। सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए जरा देखते हैं कंपोजिशन स्कीम बेसिकली है क्या। इसको समझने के लिए पहले हम कुछ बैकग्राउंड मटेरियल तैयार करते हैं, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग तैयार करते हैं कि आपको समझ में कैसे आएगा। जैसे आप अपने घर से बाहर निकले, हाँ सर घर से बाहर निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बगल में एक दुकानदार है, मुझे उससे शॉपकीपर है और उससे मुझे बिस्किट का पैकेट खरीदना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं दाएं देखूं तो भी एक शॉपकीपर, बाएं देखूं तो भी एक शॉपकीपर। यहां पर एक स्मॉल शॉपकीपर है और यहां पर एक बिग शॉपकीपर है, यहां बिग शॉप है। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, either to enter into a small shop or to enter big shop। अच्छा, मुझे वो बिस्किट का पैकेट खरीदना है, मुझे मालूम है अच्छी तरह से व्हाट्स द प्राइस ऑफ द बिस्किट, दैट इज 10 रुपीज़। अब चाहे मैं स्मॉल शॉपकीपर के पास जाऊँ चाहे बिग शॉपकीपर के पास जाऊँ, मुझे 10 रुपये का ही पेमेंट करना है। जल्दी है तो मैं तुरंत स्मॉल शॉपकीपर के पास गया, 10 रुपये मैंने पेमेंट की और उसमें लिखा था MRP ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मुझे पता चला कि 1 रुपये का इसमें GST है। मैं जो सामने वाले को पे कर रहा हूं इसमें 1 रुपये का GST है। अगर मैं यही बिस्किट का पैकेट बिग शॉप से बाय करता तो वहां पर भी मुझे 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ता और अल्टीमेटली मुझे भी अच्छी तरह यहां पर ये मालूम है कि आई एम जस्ट पेइंग ₹1 ऑन अकाउंट ऑफ GST इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस। चलिए मैं 1-1 रुपये ही GST का पेमेंट कर रहा हूं। देखिए ना कितनी अच्छी बात है, शॉपकीपर सप्लायर है, यहाँ पर शॉपकीपर सप्लाई कर रहा है गुड्स का। जब भी वो मुझे सामान सप्लाई करेगा गुड्स का, ही विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ GST, वो मुझसे GST चार्ज कर लेगा। सर बिल्कुल कंफर्म है कि वो आपसे GST चार्ज कर लेगा। एक बात बताओ, छोटे शॉपकीपर भी 1 रुपये GST, बड़ा शॉपकीपर भी 1 रुपये का GST। प्रॉब्लम ये है कि क्या दोनों का टर्नओवर सेम है? नहीं सर, इसका टर्नओवर मंथली बमुश्किल ईयरली 20 लाख का होगा या 15 लाख का होगा या 40 या 60 लाख का होगा, 80 लाख का होगा, जो कुछ भी है। और ये करोर्स ऑफ रुपीस में अपना टर्नओवर कर रहा है। मेरी बात समझे, करोर्स ऑफ रुपीस में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, वॉट एवर द केसेस। बिग बहुत बड़ी चेन है उसकी। तो अब सैकड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर और यहाँ पर लैक्स ऑफ रुपीस का टर्नओवर करने वाले, क्या दोनों बिजनेसमैन इक्वल हैं? नहीं सर, जमीन आसमान का अंतर है। क्या छोटे शॉपकीपर को मैं ये कहूं कि जो रिटर्न्स और पेमेंट से रिलेटेड, GST से रिलेटेड कंप्लायंसेस एक बड़ी शॉपकीपर वाला करता है, क्या मैं वही कंप्लायंसेस लॉ से रिलेटेड रिटर्न्स, पेमेंट्स जो GST के आगे देखेंगे आप लोग, वो सारे के सारे कंप्लायंसेस हम स्मॉल शॉपकीपर के ऊपर भी डाल दें? वो बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या, अकाउंटेंट को क्या देगा भाई? तो भाई टेंशन है ना, वो अपना तो घर चलाए, वही बहुत है। तो कहा गया, जब आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय आपको ये समझ में आएगा कि जो छोटे शॉपकीपर होते हैं ना, 40 लाख तक का टर्नओवर करते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे 40 लाख कहाँ यूज होगा, 20 लाख कहाँ यूज होगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर 40 लाख है। रजिस्ट्रेशन में देखेंगे डिटेल में। अगर कोई बिजनेसमैन है उसका टर्नओवर 40 लाख तक है तो इट इज ऑफ नो यूज टू GST रजिस्ट्रेशन, इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द GST सर्टिफिकेट। कोई जरूरत नहीं है। 40 लाख तक का टर्नओवर, कितना छोटा बिजनेसमैन है वो, रेडी पटरी वाले या गुमटी में काम करने वाले या बिजनेस चलाने वाले लोगों के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। आप रास्ते पर जाते हैं, एक ठेले वाला, एक रेडी वाला, एक पटरी पर बैठने वाला शॉपकीपर है, वो अपना सामान बेच रहा है। अब उससे कहे GST दिया क्या तूने, GST दिया क्या? अरे भैया छोड़ दो ऐसे लोगों को, क्यों टेंशन दे रहे हो? छोटे बिजनेसमैन को माफ करो। तो एक बेसिक लिमिट लगाई गई है 40 लाख तक, किनारे करो ऐसे बिजनेसमैन को। कोई टैक्स मत लो उनसे, GST का रजिस्ट्रेशन, उनसे कोई कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। एक बात, एक चीज क्लियर हुई। लेकिन हां, जिनका टर्नओवर 40 लाख से अधिक है तो क्या वो बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे? ना। एक बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर है 2 मिनट के लिए 60 लाख और एक बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर है 500 करोड़। तो क्या दोनों बराबर? नहीं सर, जमीन और आसमान का फर्क है।
तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक क्राइटेरिया और सेट कर देते हैं, 40 लाख से ऊपर वालों को अलग करते हैं, लेकिन अप टू रुपीज 1.5 करोड़। अप टू रुपीज 1.5 करोड़। यहां तक के बिजनेसमैन की कैपेसिटी अलग है, इसको छोटा बिजनेसमैन मानते हैं। एक तो वो 40 लाख तक का बहुत ही टीनी टाइप का बिजनेसमैन है, उसको माफ करो, उसको जाने दो, उसके ऊपर जीएसटी का कोई सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं पर 40 लाख से जैसे ही एक्सीड कर जाता है टर्नओवर, मैंने क्या कहा, टर्नओवर जैसे ही एक्सीड कर जाता है और अप टू रुपीज 1.5 करोड़ तक आता है, उसको एक कैटेगरी में डाला गया। नाउ दिस इज एन ऑप्शन, दिस इज नॉट अ कंपल्शन, दिस इज एन ऑप्शन। अगर वो चाहे तो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकता है। मैंने कहा यस, दे आर नीडेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन बट अंडर अ डिफरेंट स्कीम, अंडर अ डिफरेंट स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, अगर किसी एसएससी पर्सन, बिजनेसमैन, सप्लायर का टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है अप टू रुपीज 1.5 करोड़ तक, तो कहा गया ये भी छोटे बिजनेसमैन हैं, वो उतना कंप्लाई नहीं कर पाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जितना एक बड़ा बिजनेसमैन कर सकता है। तो भाई ये तो बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं, इनको किनारे करो, इनके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं देने का। हाँ, कंप्लाई करेंगे बहुत ही छोटे स्केल पर, इनसे हम डेली टेंशन नहीं पालेंगे। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको मंथली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट्स, मंथली टीडीएस, टीसीएस, और आप देखेंगे ई कॉमर्स वालों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब तमाम तरह के बर्डन होते हैं बड़े बिजनेसमैन के ऊपर, क्योंकि वो अकाउंटेंट रख सकते हैं, दे कैन हायर देम। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन जो अभी 40 लाख से 1.5 करोड़ तक है, उसको कहा गया बहुत छोटे बिजनेसमैन है भाई, वो अपना ही गुजारा कर लें, अपने को ही खिला लें, अपने घर वालों को खिला लें, और जो उनके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ही खिला पिला लें, वही बहुत है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इनके ऊपर कंप्लायंसेस के उतने बर्डन नहीं रखेंगे, हम इनके बर्डन्स कम करेंगे और इनको क्वार्टरली रिटर्न्स और पेमेंट के बारे में बोलेंगे। क्या बोला गया? क्वार्टरली रिटर्न्स और पेमेंट्स के बारे में बोला गया। तो इसका मतलब इनको एक सहूलियत दी गई है क्वार्टरली रिटर्न्स और पेमेंट्स की कंपोजिशन स्कीम में, और साथ ही साथ इनको कहा गया कि लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स, लेसर टैक्स रेट, जो एक टैक्स रेट है ना जो बड़े बिजनेसमैन के ऊपर लगता है, वो इसके ऊपर नहीं लगेगा। नॉर्मल टैक्स रेट हो सकता है 18% हो, नॉर्मल टैक्स रेट हो सकता है 10% हो, 5% हो, वॉट एवर द केस इज। लेकिन जब हम कंपोजिशन स्कीम के किसी सप्लायर की बात करेंगे 40 लाख से ऊपर 1.5 करोड़ तक, वो उतना कंप्लाई नहीं कर पाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को। इनके ऊपर ना सीधे छोड़ दो ना, 1% का टैक्स रेट लगा दो, 1% का टैक्स रेट लगा दो जीएसटी का। मेरी बात समझो कितनी आसान सी चीज है। और 0.5% रहेगा सीजीएसटी और 0.5% रहेगा एसजीएसटी, 0.5% रहेगा एसजीएसटी, ये रहेगा 1% टैक्स रेट। कितना सिंपल है। यानी अगर वो बिस्किट बेचने वाला बंदा 10 रुपए का बिस्किट बेचता है, कितने रुपए का? 10 रुपए का बिस्किट बेचता है, तो उस पर केवल 1% का टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 1% का टैक्स लगेगा। अगर 100 रुपए का उससे हमने बिस्किट खरीदा तो 1% का वो टैक्स देगा, बात खत्म। 1 रुपए टैक्स देगा 100 रुपए पर। वहीं पर बड़ा वाला बिजनेसमैन जो होगा, अगर वो 100 रुपए का टैक्स 100 रुपए का बिस्किट बेचता है और मान लेते हैं बिस्किट पर हमारा टैक्स रेट है 5%, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो वो 5 रुपए का टैक्स देगा। कितना देगा? 5 रुपए का। सोचो, बड़ा बिजनेसमैन 5 रुपए का टैक्स दे रहा है, और वहीं पर स्मॉल टैक्स पेयर जो स्मॉल बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो केवल 1 रुपीज का टैक्स दे रहा है 100 रुपए पर। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक तो हमने स्मॉल बिजनेसमैन में से सबसे छोटे वालों को तो किनारे ही कर लिया भैया, अप टू रुपीज 40 लाख आप क्या करोगे टैक्स दे करके गवर्नमेंट को? आप अपने आप को खिला लो पिला लो, कोई जीएसटी की रिक्वायरमेंट और कंप्लायंसेस करने की जरूरत है ही नहीं, आप बाहर जाओ। हाँ, जिस दिन आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर जाएगा और अप टू रुपीज 1.5 करोड़, तो आप एक छोटे बिजनेसमैन माने जाओगे। आपके ऊपर हम 1% का टैक्स रेट लगाएंगे, जबकि उसके ऊपर के बिजनेसमैन के ऊपर हम नॉर्मल टैक्स रेट्स की बात करते हैं। 0% हो सकता है, नॉर्मल टैक्स रेट 0% भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है। ये टैक्स रेट्स हैं, 28% तक है, ये टैक्स रेट्स हैं। तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, केवल 1% का टैक्स दे दो, झंझट खत्म। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, आपको हम ये सहूलियतें दे रहे हैं, कुछ प्लस किया है, माइनस किया है,
तो गवर्नमेंट भी चाहेगी, चूंकि आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप खुद कमा लो, खा लो, पी लो, अपने घर वालों को खिला पिला लो, हमको आप रिकॉर्ड कहां दिखा पाओगे डिटेल में। 40 लाख से नीचे वालों से तो हम रिकॉर्ड भी नहीं मांग रहे, लेकिन 40 लाख से एक्सेस वालों से कहेंगे हाँ रिकॉर्ड मेंटेन करो, लेकिन उतना कंप्लायंसेस नहीं कर पाओगे, उतना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपको तो नॉलेज भी नहीं होगी उतनी, ना तो आप सीए और लॉयर को हायर कर पाओगे। तो आप एक काम करो ना, हम लोग जो जीएसटी का सिस्टम लाए हैं ना, वैल्यू एडेड टैक्स पर लाए हैं, बेसिकली वैट पर लाए हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, और साथ ही साथ जो वैल्यू एडेड फैक्टर होता है उसी के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है सर, ज़्यादा अब टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सिंपल तरीके से मैं ये समझा दूं। ये बिजनेसमैन ए है, ये बिजनेसमैन बी है, ये स्मॉल है, ये बिग है, पक्की बात है ना। इसने ना 1000 रुपए का सामान परचेज किया, इसने भी परचेज किया 1000 रुपए का सामान 2 मिनट के लिए। कंपैरिजन इक्वल तरीके से करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसने इस पर जीएसटी दिया था 5 रुपए का, 5%, 50 रुपीज़ का। इसने भी इस पे जीएसटी दिया 50 रुपीज़ का। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 5% का टैक्स रेट है। अच्छा, इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1050 की, इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1050 की। सर दोनों बात बराबर ही चल रही है। इसने इस सामान को सेल किया 1500 में, कितने में सेल किया, इसने भी इस सामान को सेल किया, कितने में सेल किया 1500 में। अब आना, अब बिल्कुल, अब देखो कहां डिफरेंस आ रहा है। ये आपका स्मॉल बिजनेसमैन है और ये आपका बिग बिजनेसमैन है, दोनों में कंप्लायंसेस के सिस्टम अलग करवाए गए हैं। कैसे, जरा सुने। कहा गया इसने जो परचेस किया है सामान 1050 रुपए का किया है, इसके ऊपर इसको मालूम ही नहीं है कि जब उसने सामान खरीदा 1000 का तो उसने 50 रुपए का जीएसटी दिया, या मालूम भी होगा तो कहता है नहीं भैया हमने टोटल जो खर्चा किया ना वो 1050 का किया है, ये 450 रुपए ऐसे हैं जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब प्रॉफिट का हुआ या जो भी कॉस्ट वगैरह वसूल रहे हैं वो 450 रुपए वैल्यू एडेड अमाउंट है। परचेस किया था 1050 में, सेल कर दिया 1500 में। इसने भी परचेस किया था कितने में, इसने 1000 में परचेस किया था। सर बात बिल्कुल नहीं समझ में आई। चलिए थोड़ा और, आपको थोड़ा आगे तो बढ़ गए, थोड़ी और क्लैरिटी में आपको क्लियर करते हैं। सर इतनी क्लैरिटी एक बार में नहीं हो सकती थी। फायदा तब है जब चीजों को सिस्टमेटिकली समझा जाए। क्या बात है, क्या बात है। अब ढंग से सुनेंगे। यहां पर कॉस्ट है, ये जीएसटी है, ये टोटल है। कॉस्ट है, जीएसटी है, टोटल है। हम पहले आपको उल्टा समझाते हैं, पहले ये बिग सप्लायर की बात करते हैं, फिर हम स्मॉल सप्लायर की बात करेंगे, ठीक है ना, ताकि स्मॉल को हम आपको समझा सकें। जब हम बिग सप्लायर की बात करते हैं तो इसने परचेज किया था 1000 रुपए का सामान बाय किया था और उस पर 50 रुपीज़ का इसने जीएसटी दे दिया था 5% के रेट से। टोटल इसने 1050 का पेमेंट किया। बस ना यही तो मैंने समझाया था। हाँ सर यही आपने बताया था, कुछ और नहीं। इसने सामान बेचा 1500 में, कितने में बेचा 1500 में। एक बात बताओ सच सच, इसने वैल्यू एडिशन कितने की प्रॉफिट वगैरह सब ले करके। सर 1000 का सामान खरीदा, 1500 में बेचा, 500 रुपए की वैल्यू एडिशन की। पक्का। सरकार ने कहा जो आप वैल्यू एडिशन करेंगे ना उसी पर ही आप हमको टैक्स देंगे।
किस पर देंगे? जो वैल्यू एडिशन करेंगे उसी पर ही टैक्स देंगे। ओके, सामने वाला ऑलरेडी ये 50 रुपए का टैक्स दे चुका है। कितने रुपए का टैक्स दे चुका है? 50 रुपए का टैक्स दे चुका है। अब उसको जो टैक्स देना है, जो आज तक आप हिस्ट्री जानते हैं, सर जो टैक्स लगता है ना जीएसटी का, वो सेल पर लगता है, सप्लाई पर लगता है। चलिए, इस सप्लाई पर इसने टैक्स दिया 5% के हिसाब से जीएसटी देना है। इसको कितना देना है? 1500 का 5%। आप यही बोलेंगे, हम ये सारी चीजें हटा दे रहे हैं। कितना हुआ? 75 रुपए। भाई टोटल सेल का 5% गवर्नमेंट को टैक्स देगा 75 रुपए। टोटल सेल वैल्यू का 5% टैक्स देगा गवर्नमेंट को 75 रुपीज का। जब ये टैक्स देने जाएगा तो गवर्नमेंट को बोलेगा, देखो भाई तूने मेरे ऊपर पूरे 1500 पर टैक्स लगाया है, जबकि जब हम ये सामान खरीदने गए थे मार्केट से, देन एट दैट टाइम आई बॉट इट एट ₹1000। ना 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 1000 पर बाय नहीं किया। ये कहेगा गवर्नमेंट से, आई पेड ₹50 एज अ जीएसटी एक्स्ट्रा, मीन्स आई पेड टोटल 1050, जिसमें 1000 सामान का था और 50 रुपए मैंने आपके नाम से दिया था। गवर्नमेंट को क्या बोलेगा ये बंदा कि जब ये सामान मैंने खरीदा था तो 1000 मैंने उस बिजनेसमैन को दिया और उसी बिजनेसमैन को मैंने 50 रुपए जीएसटी के नाम से दिया और टोटल 1050 दिया। ये जो 50 रुपए मैंने उस बिजनेसमैन को दिया था जिसने मुझे ये सामान सप्लाई किया था, उसने आपको टैक्स दे दिया होगा, क्योंकि उसने कलेक्ट किया था आपके नाम से, हमसे कलेक्ट किया। जब हमने सामान खरीदा तो मैंने टैक्स दे दिया उस सप्लायर को। वो टैक्स अपने पास नहीं रखा होगा, सरकार को दे दिया होगा, जो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर। सरकार कहती है हाँ 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 मुझे तो टैक्स मिला, तो मैं सरकार से कहूंगा तू दोबारा मुझसे टैक्स क्यों ले रहा है रे? ये 1500 पर टोटल 5% का अगर जीएसटी लगाएंगे तो इस 1500 में तो शामिल है हमारा वो अमाउंट 1000 रुपए। आप हमसे दोबारा टैक्स ले रहे हैं उस 1000 पर। भैया एक काम करो, जो ये आप टैक्स हमसे ले चुके हैं ना, हम दोबारा नहीं देंगे, उसको माइनस करो, उसको माइनस करो। ये जीएसटी का जो है टैक्स है, इनपुट टैक्स है, ये क्या है? इनपुट है। परचेस क्या है? इनपुट है। और ये 50 रुपए क्या है? इनपुट टैक्स है जो मैंने दिया है। इसकी अब मुझे क्रेडिट दे दो। क्या दे दो? क्रेडिट दे दो, जिसका नाम हम देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ में आई? ये 50 रुपए मैं दोबारा आपको नहीं देने वाला। सामान खरीदते समय मैंने आपको 50 रुपए दे दिए, अब सामान बेचते समय पूरी वैल्यू पर फिर से 5% दे दूं, दो बार टैक्स लोगे हमसे? ना, ऐसा नहीं होगा। तो जो मैं 50 दे चुका हूं सामान बाय करते समय, वो डिडक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको नेट 25 रुपए का टैक्स दूंगा। या इसको आप दूसरी लैंग्वेज में समझ सकें तो आप ये समझ सकते हैं, इस 500 का 5% ही टैक्स गया। देखिए ना कितना गया? 25 रुपए। बात खत्म हो गई। यही तो टैक्स गया है। जो वैल्यू एडेड की सामने वाले ने, जितनी वैल्यू ऐड की, सामान खरीदने के बाद जितनी वैल्यू ऐड की, उसका पर टैक्स निकाल लो, वही सरकार को देना है। ऐसे समझना नहीं है, सीधे ये समझो। ये भी तरीका ठीक था, दैट वाज ओके। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, वो मैं अभी नहीं बता सकता। तो सीधे सीधे आपको ऐसे देना है। सामान खरीदा 1000 का, उस पर टैक्स दिया मैंने 50, यानी सामान खरीदते समय मैंने टैक्स दे दिया है। अब सामान बेचते समय टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है 75, तो जितना मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है इनपुट टैक्स, उसकी हम क्रेडिट ले लेंगे, जिसको हम नाम देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। माइनस करने के बाद नेट लायबिलिटी आ गई 25। दैट्स इट, दैट इज डन 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 डन। और आपको ये चीज मालूम होगा कि जब जीएसटी आया है तो इसको कहा गया, शुरू में ही कहा गया, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्या नाम दिया गया? सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। जो एक सामान दूसरे बंदे के बाद दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से, जो ये चेन बनती है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सामान खरीद रहा है, इसने परचेज किया, सेल कर दिया। बी ने परचेज किया, सी को सेल कर दिया, सी ने परचेज किया, डी को सेल कर दिया। ये कहानी चल रही है। और आपको ये चीज अच्छी तरह मालूम होगी, जहां पर, एक गाना याद रखना बस हमेशा के लिए, कि जो सामान जहां होगा उसकी क्रेडिट भी वहीं होगी। जहां भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। देखिए शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है समझने में, वंस यू विल गेट द बेसिक कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो जहां भी सामान होगा उसकी आईटीसी वहां मिलेगी। ये सामान अब कहां चला गया? बी के पास, इसको आईटीसी मिलेगी क्योंकि इसने सामान परचेस किया इनपुट टैक्स दे करके। ये आईटीसी भी यहीं चली जाएगी। हो सकता है डी ने उस सामान को कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? खा लिया।
तो भैया आईटीसी नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल। तो ये वहां तक टैक्स चलता जाता है आगे, ये वाला जो हम देते हैं इनपुट टैक्स वाला, ये वाला वहां जाता है जिसके पास वो सामान पहुंचता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आगे चलती जाती है, हम देखेंगे इस पर। अब स्मॉल टैक्स पेयर की बात करें, अब ये तो तब पॉसिबल है ना, हम क्रेडिट तो तब ले पाएंगे, ये जो क्रेडिट आ रही है ना, ये यहाँ क्रेडिट आ रही है, ये क्रेडिट तभी आ पा रही है जब सामने वाले ने पूरे के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे, सरकार को दिखाया होगा, देखो हमने ये सामान खरीदा, इतना इनपुट टैक्स दिया था, अब मैं सामान बेच रहा हूँ, इतने का सामान बेच रहा हूँ, इतना टैक्स की क्रेडिट ले लूंगा। मीन्स द बिग बिजनेसमैन कैन शो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड टू द गवर्नमेंट एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। अदरवाइज एक छोटे बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना मेंटेन करना। तो उनके लिए कहा गया कि भाई आप टेंशन ना लो, आपने परचेज किया कितने में? 1000 में। आपने परचेज करते समय जीएसटी दिया, आपने टोटल कितने में परचेज किया, आप सेल कर रहे हो कितने में? एक काम करो, जीएसटी दे दो इस सेल पर, जैसे उधर सेल पर दिया था ना, यहां पर दे दो, लेकिन 1% के हिसाब से दो। आपने माल खरीदते समय 5% का जीएसटी पे किया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने सामान खरीदते समय 5% का जीएसटी पे किया, दैट इज ओके। लेकिन जब आप माल बेचो ना, आप 1% का टैक्स दो अपनी सेल वैल्यू पर। कितना होता है जरा देखो ना, 1% कितना होता है? 15 रुपए। अब आप ये कहो कि मुझे जीएसटी की क्रेडिट मिलनी चाहिए ये वाली यहां पर, तो वो आपको नहीं मिलने वाली। अब आपको आईटीसी वगैरह नहीं मिला, गवर्नमेंट कहती है हम तो एक तो आपसे टैक्स रेट भी बहुत कम मांग रहे हैं, 1%। दे वे पेइंग रुपीज 5%, दे वे पेइंग एज एट द रेट ऑफ 5%, एंड दे वे कंप्लाइंग ईच एंड एवरीथिंग, जो भी लॉ में है उसके सिस्टम को कंप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये चीज आपके साथ पॉसिबल नहीं है। और जब ये चीज आपके साथ पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम करो, अपनी टोटल सेल वैल्यू पर हमको 1% टैक्स दे दो, झंझट किनारे करो। इज इट ओके ना? तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। तब भी देखो ना फायदा क्या है, इसको टैक्स कितना देना पड़ा? 15, और इसको कितना टैक्स देना पड़ा? 25। दोनों में फर्क समझ में आया? तो स्मॉल कौन है? जो जिनका टर्नओवर 40 लाख से अधिक है और अप टू ₹1.5 करोड़ तक है, ये स्मॉल बिजनेसमैन है। इनसे कहा गया अगर आप चाहें, दिस इज एन ऑप्शन, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। ये वही है कंपोजिशन स्कीम। जरा देखा जाए, व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी? कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इज स्कीम विच ऑफर्स कंपेरेटिवली लेजर कंप्लायंसेस। किनको? छोटे बिजनेसमैन को। स्मॉल टैक्स पेयर कैन गेट रिड ऑफ वेरियस जीएसटी कंप्लायंसेस एंड फॉर्मेलिटीज एंड पे जीएसटी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर पर एक फिक्स रेट से दे दो। अगर कोई, छोड़ देते हैं इसको, आगे की बात है। टर्नओवर लिमिट क्या है? जो छोटा बिजनेसमैन कैसे पता चलेगा? छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। जो नॉर्मल टर्नओवर का है सिस्टम, वो है 1.5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां ये टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ नहीं है, ओनली 75 लाख है। ओनली कितनी है? 75 लाख। यानी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनकी वर्थ केवल 75 लाख तक उनको छोटा बिजनेसमैन माना जाएगा। वो स्टेट्स कौन से हैं वो भी तो पता होना चाहिए। कहा गया नॉर्मली आप सारे स्टेट्स ले लो 1.5 करोड़ के। अब इसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको कहा गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। क्या बोला गया? और वो मैं नहीं बोलता, वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अब टोटल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं वो हैं आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये सारे हैं। लेकिन कहा गया जो 75 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी ना, वो केवल यहां पर एप्लीकेबल होगी, इन स्टेट्स पर। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स में आसाम और हिमाचल प्रदेश में भी 1.5 करोड़ तक का ही सिस्टम एप्लीकेबल होगा। यानी आसाम और हिमाचल प्रदेश में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर, even though they are the special category state, even though they are the special category state, but the turnover limit for composition scheme is up rupees 1.5 crore. While in the other
cases means the rest of the special category states, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये सारे के सारे 75 लाख की कैटेगरी में आएंगे। इज इट क्लियर नाउ? तो अब आप केवल 1.5 करोड़ नहीं जाएंगे। अब दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, असम और हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहाँ 75 लाख की लिमिट है। असम और हिमाचल प्रदेश प्लस आपके बाकी जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बची, वहाँ पर सारे के सारे लिमिट्स 1.5 करोड़ के हैं टर्नओवर। तो ये एक ऑप्शन है, दिस स्कीम इज ऑप्शनल। जिस दिन आपका टर्नओवर इस लिमिट को टच कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, आपका कंपोजिशन स्कीम भी उसी दिन से खत्म हो जाता है। फिर आप नॉर्मल टैक्स पेयर की तरफ बिहेव करेंगे। अब आप बड़े टैक्स पेयर बन गए ना। अच्छा, एक चीज आपको अच्छी तरह मालूम है, जो जीएसटी है ना, ये कहता है कि अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पैन बेस्ड होगा, तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। किस बेसिस पर होता है? पैन बेस्ड होता है। पैन क्या होता है? ये आपके होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद फिर एक अल्फ़ाबेट, मान लेते हैं डी। आप ऐसे समझो, ये एक पैन नंबर है जिसमें शुरू के 5 डिजिट आपके न्यूमेरिक होंगे, नेक्स्ट 4 डिजिट फर्स्ट 5 डिजिट अल्फ़ाबेट्स होंगे, नेक्स्ट 4 डिजिट आपके न्यूमेरिक होंगे और लास्ट डिजिट भी आपका अल्फ़ाबेट होगा। गवर्नमेंट ने कहा, ये सब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप लोग देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कंपोजिशन स्कीम पढ़ाना है, वहां पर ये रेफरेंस आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी के लिए हम इसको बेस ले लेंगे, इसके पीछे 3 डिजिट और ऐड करेंगे। कितने? और इसके आगे 2 डिजिट ऐड होंगे। बाकी सब कॉमन रहेगा। अब बताइए कितने डिजिट का हो गया? 2 + 10 + 3, टोटल 15 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जीएसटी में। बहुत ही आसान है, जो आपका पैन नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। हाँ, उसमें 2 डिजिट शुरू में और लास्ट में 3 डिजिट और ऐड हो जाएंगे। देखेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। जो शुरू के 2 डिजिट होते हैं ना, वो स्टेट का नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? ये स्टेट कोड होता है। क्या होता है ये स्टेट कोड होता है। जैसे यूपी के लिए है 09, तो अगर आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसके आगे 09 लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे ये यूपी में रजिस्टर्ड है। उसके बाद के जो 10 डिजिट आपको मिलते हैं वो आपके पैन नंबर होते हैं। तो आपको किसी से पैन नंबर नहीं मांगने की जरूरत है। अगर आपको वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है तो शुरू के 2 डिजिट उसके स्टेट कहाँ वो रजिस्टर्ड है वो पता चल जाएगा। बाकी के 10 डिजिट आपके पैन नंबर के पता चल जाएंगे और बाकी के 3 डिजिट बता देंगे कि, एक तो देखेंगे रजिस्ट्रेशन में कहाँ के लिए इतना डिटेल में हमसे आप पूछ रहे हैं, उस समय तो देखना ही है। लास्ट के 3 डिजिट एक तो वेरिफिकेशन के लिए होता है, वैलिडेशन के लिए, और एक डिजिट होता है कितने ब्रांचेस हैं, कितनी ऑफिसेज हैं पर्टिकुलर उस स्टेट में, ये बताता है आपका ये। अच्छा, लास्ट के 3 डिजिट, तो टोटल 15 डिजिट हो गए। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो स्टेट वाइज होता है। किस तरह से होता है? स्टेट वाइज। मैंने थोड़ी बहुत कहानी इसकी आपकी बता रखी है। आईजीएसटी और सीजीएसटी को डिफाइन करते समय मैंने ये बताया था, मैं दोबारा कुछ नहीं बताने जा रहा।
तो कहा गया कि अगर कोई बंदा अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में ले आना चाहता है, हो सकता है उसके पास 3-4 बिजनेस हो, तो सारे बिजनेस को मिला करके कंपोजिशन में आएगा। ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि भैया 3 में से एक को कंपोजिशन में ले आओ, 2 को रेगुलर में रहने दो, 1 को रेगुलर में रहने दो, 3 को कंपोजिशन में ले जाओ। ना बाबा ना, या तो सारे के सारे बिजनेस आपकी कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे, या तो सारे के सारे रेगुलर में जाएंगे। आप दोनों ऑप्शंस एक साथ अवेल नहीं कर सकते। क्लियर है? ये अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दे रहे हैं। टैक्स रेट्स क्या है? मैंने आपको बताया, नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो टैक्स रेट है 1%। चूंकि हम लोग सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं सीजीएसटी का। मैंने कहा था कुछ ना बोलूं तो आप समझ लेंगे हम सीजीएसटी के सेक्शन को रेफर कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 जो है बेसिकली सीजीएसटी का है, और वहां पर जो टैक्स रेट है वो दिया हुआ है 0.5%। इसका मतलब जब जब सीजीएसटी लगेगा, मैंने कहा तब तब एसजीएसटी लगेगा। तो अगर सीजीएसटी का टैक्स रेट है 0.5%, इसका मतलब एसजीएसटी का भी टैक्स रेट होगा 0.5%। टोटल कितना हो जाएगा? 1%। अब यहाँ ये मत बोल देना सर ये आईजीएसटी है। ठीक है आईजीएसटी है, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं होगा सेंटेंस। क्यों? थोड़ी देर में पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ टैक्स रेट कितना है? 1%। नॉर्मली 1% का टैक्स रेट है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। इसके अलावा अगर कोई रेस्टोरेंट फैसिलिटी देता है, रेस्टोरेंट की फैसिलिटी देता है, किसकी देता है? रेस्टोरेंट की सर्विसेज देता है, तो उस केस में 2.5% सीजीएसटी लग जाएगा और 2.5% एसजीएसटी लग जाएगा। अब बात समझ में आई? टोटल टैक्स रेट लगेगा 5%। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 0.5%, ट्राई टू मार्क 1% ओवर हियर, 5% ओवर हियर एंड 1% ओवर हियर। कहा गया सारे केसेस में अब या तो 1% या 5%, 1% या 5%, 1% और 5%, 5% का टैक्स रेट लगेगा कंपोजिशन स्कीम में। किसमें? रेस्टोरेंट की सर्विसेज पर। बाकी सब पर लगेगा 1%। दैट्स इट। ये आपके टैक्स रेट्स हैं कंपोजिशन स्कीम के। अब जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी। अब तो आपको ये समझ में आ गया कि जिनका टर्नओवर लिमिट 40 लाख से ऊपर है, वो अगर अपने आप को चाहें तो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। इफ दे वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम सिस्टम, दे कैन डू सो। बट इफ दे जस्ट वांट टू फॉलो द नॉर्मल सिस्टम ऑफ जीएसटी विदाउट अवेलिंग द कंपोजिशन बेनिफिट, दे कैन गो देयर। मीन्स वो अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से करवा सकते हैं। ओके मैंने बार बार बोला एग्रीगेट, ये लाइन में छोड़ रहा हूँ, अभी आएगा वो, चिंता ना करें। ये मैंने बार बार बोला टर्नओवर। मैंने ये भी बताया कि अगर मेरे 4 बिजनेसेस हैं तो मुझे चारों में कंपोजिशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पैन बेस्ड बिजनेस का टर्नओवर कितना है। मेरे 4 बिजनेस हैं, मैं 4 का अलग अलग जीएसटी लेकर के बैठा हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन पैन नंबर तो एक होगा, बीच के 10 डिजिट तो हमेशा पैन नंबर शो करेंगे। तो जब भी मेरा कंपोजिशन स्कीम देखा जाएगा, मेरे पैन बेस्ड सारे बिजनेसेस का टर्नओवर देखा जाएगा, और इसको कहा जाता है एग्रीगेट टर्नओवर। क्या कब बोला जाता है? एग्रीगेट टर्नओवर। क्या बोला जाता है? एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का जब जब आगे वर्ड आएगा, यूज होगा, वो कैसे होगा जरा देखें। टर्नओवर कैलकुलेट करते समय हम क्या देखेंगे? देखिए इधर ऑप्शन लैप्स हो जाता है जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 1.5 करोड़ से ऊपर। बताया था, कहता है टर्नओवर लिमिट इतनी होनी चाहिए। कितनी? 1.5 करोड़ या 75 लाख। ये कैसे कैलकुलेट होता है 1.5 करोड़ या 75 लाख? कहा गया कि एग्रीगेट टर्नओवर में आप शामिल करेंगे सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस, कोई फर्क। यानी अगर आपने सामान सप्लाई किया है, चाहे गुड्स, अगर आपने सप्लाई की है गुड्स, आपने सप्लाई की है सर्विसेज, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, हाथ ना जोड़ो, सबको जोड़ो। एक्सपोर्ट अगर आपने किया है गुड्स का या सर्विसेज का, उसको भी ऐड ऑन करो। और इंटर स्टेट सप्लाई है सेम पैन की,
उसको भी ऐड करो, तो पता चलेगा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। एक वर्ड आएगा आगे, कौन अवेल नहीं कर सकता। देखिए कंफ्यूजन होगा आगे, लेकिन कौन कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकता, तो कहा गया कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है वो कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकता। मैंने इसीलिए यहां पर आईजीएसटी नहीं लिखा था, जब मैंने यहां पर यूज किया था ना ये 5%, मैंने यहां पर आपको कहा कि आपको याद आ रहा होगा आईजीएसटी, तो मैंने यहां कट कर दिया कि इसका मतलब अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई का काम करता है वो कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकता भाई, जा ही नहीं सकता। यानी कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर आईजीएसटी लग रहा है, भैया नहीं कर सकते आप, कंपोजिशन में कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते आप। तो सर यहां भी तो लिखा हुआ है कि आप इंटर स्टेट सप्लाईज को भी ऐड करेंगे टोटल टर्नओवर काउंट करने में। जरा मैं ये कंफ्यूजन दूर करूं, ये है ईयर 21-22, ये है ईयर 22-23, जो कुछ भी चलना है वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पर चलना है। मैं इस समय इस साल पे अवेलेबल हूं, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, मैं इस साल इस जगह मौजूद हूं। अब मुझे ये देखना है कि जो ये 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक का जो बिजनेस है, क्या मैं इसको कंपोजिशन में ले जाऊं या ना ले जाऊं। मेरी बात समझना, यही तो तय है। मान लो मैं कहता हूं 1 अप्रैल 22 को इस साल से ना मैं इसको अपना कंपोजिशन में ले जाऊंगा। अरे कैसे करोगे कंपोजिशन में, कहां से पता चलेगा कंपोजिशन में? ओ इसके लिए हमें कंपोजिशन में ये पता करने के लिए कि इस साल हम कंपोजिशन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसके लिए इसका हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा। ओ मेरी बात समझ में आई? एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा, और एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए पिछले साल का टर्नओवर देखकर हम इस साल डिसाइड करेंगे कि हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं या नहीं। तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो पिछले साल हो सकता है मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं था, हो सकता है मैं नहीं रहा था, तो उस समय का मैं सारे के सारे गुड्स, मैं सारे के सारे सर्विसेज की सप्लाई को ऐड कर दूंगा, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐड कर लो। साथ ही साथ आप जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इसके पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे आईजीएसटी एक्ट में इसका, फिलहाल छोड़ दो। अब एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी उसको भी ऐड कर लो। साथ ही साथ आप इंटर स्टेट सप्लाई जो कर रहा है उसको भी आप यहां पर देख लो, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, इन सबको ऐड करके देखते हैं। हां, अगर आपका यहां का टर्नओवर 1 करोड़ आ गया, मेरी बात समझें, तो आप यहां पर चले जाएंगे कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर लेंगे। और खबरदार, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम अवेल कर ली यहां पर, तो आप ना तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ना ही आप इंटर स्टेट सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल ही गया, तो ना तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना तो आप इंटर स्टेट सप्लाई कर पाएंगे। ये याद रखेंगे, तब वो प्रॉब्लम आएगी, नहीं कर सकते। लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज से, एग्रीगेट टर्नओवर के पर्पज से, ये जानने के लिए कि आपका टोटल टर्नओवर क्या उस कैटेगरी में आता है, 1.5 करोड़ से कम है या ज्यादा है, उसके लिए हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। और इस साल चूंकि हमको 1 अप्रैल को डिसाइड करना है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊं या ना जाऊं, ये देखने के लिए हमें पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर को देखना पड़ेगा। और पिछले साल हो सकता है कि हम एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड हों, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हम एक्सपोर्ट भी करते थे, हम इंटर स्टेट सप्लाई भी करते थे, हम सेम स्टेट में भी टैक्स सप्लाई करते थे, टैक्सेबल गुड्स को भी देते थे, एग्जेम्प्ट गुड्स को भी देते थे, टैक्सेबल सर्विसेज को भी देते थे, एग्जेम्प्ट सर्विसेज को भी देते थे। सबको जोड़ करके आपको पता चल जाएगा, सबको एड ऑन कर लो और पता चल कर लो कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। अगर वो 1.5 करोड़ तक है तो आप चले जाओ ना इस साल, या 75 लाख इन सम ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस साल हम क्या अवेल कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर आप नया नया बिजनेस खोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, नया नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब तो भैया
कोई आपने लास्ट ईयर में एक्सपोर्ट किया ही नहीं था, कोई इंटरस्टेट सप्लाई थी ही नहीं, आप डायरेक्ट कंपोजिशन में जा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर, जीएसटी पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने बिजनेस का और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बोलता है क्या आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं या रेगुलर में जाना, उसी समय पूछ लेता है। तो उस समय तो टेंशन ही नहीं रहती कि हमको पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अरे ये तो उस समय देखना है जब मैं पुराना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा टर्नओवर पिछले साल अधिक था, इस साल कम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने आप को मैं कंपोजिशन में कन्वर्ट करवा लूँ। लेकिन एक बार अगर आपने कंपोजिशन में कन्वर्ट करवा लिया तो याद रखेंगे, ना तो आप इंटर स्टेट सप्लाई कर पाएंगे और ना तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे जी। तो इतनी चीजें तो समझ में आ गई। तो क्या क्या ऐड हुआ जरा देखें। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का देखने के लिए सारी की सारी गुड्स टैक्सेबल सप्लाईज को आप ऐड कर लो, प्लस सारे के सारे एग्जेम्प्ट सप्लाईज को ऐड कर लो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ऐड कर लो, इंटर स्टेट सप्लाईज को ऐड कर लो। नहीं करना है दो चीजें, शामिल ही मत करो। ओ ओ ओ ओ आरसीएम बेसिस पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पर अगर कोई इनवॉर्ड सप्लाई है तो उसको शामिल करने की जरूरत न हो, उसको बिल्कुल भी शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इनवॉर्ड सप्लाई है, अगर आरसीएम बेसिस पर कोई टैक्स देना है, नहीं समझ में आया। मैंने आपको आरसीएम बताया था ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताया था ना, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसने इसको माल सप्लाई किया। मैं सप्लाई ना लिखकर इसको सिंपल टर्म में लिखता हूं, सेल किया। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1000 रुपये प्लस 10 रुपये जीएसटी के नाम से 100 रुपये दे दिए, ठीक है ना। इसके पास कितने आ गए टोटल? 1100। इसमें से 1000 ये सेल्फ के लिए रख लेगा और 100 रुपये ये जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देगा। यही तो था। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो सप्लायर है वो टैक्स को वसूलता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करता है। दूसरा केस ये आ सकता है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसने इसको सेल किया या सप्लाई दी। गवर्नमेंट ने कहा ना हम इससे टैक्स नहीं लेंगे, ये जो 1000 इसको देगा और 100 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देगा जीएसटी। सोचो बी से, आखिर दे तो यहां पर भी बी रहा था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी बी ही दे रहा है, लेकिन अब वो सप्लायर को ना देकर डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में देगा। इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट थोड़ा उल्टा तरीके से टैक्स कलेक्ट कर लेती है, कन्वीनियंसी के हिसाब से, सिस्टमेटिकली तरीके से। कंप्लायंस कॉस्ट कम आए, फिलहाल वो आगे आएगा, धीरे धीरे आप समझेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। कहा गया टैक्स तो भाई ये दे रहा है, लेकिन इसने तो सामान परचेज किया था, सप्लाई नहीं किया था। यहां पर इसने सप्लाई किया था और टैक्स दे रहा था गवर्नमेंट को। ये यहां पर रेसिपिएंट है। कौन है? रेसिपिएंट है, और वो टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे रहा है। तो कहा गया ऐसी वैल्यू को शामिल मत करो। हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जो बाहर किसी को बेची गई हो, ये तो खरीदा है, टैक्स भले दे रहा है लेकिन खरीदा है। तो कहा गया इसको शामिल मत करना आरसीएम वैल्यू को, और साथ ही साथ कुछ और चीजों को शामिल नहीं करेंगे। जब हम टर्नओवर की बात करते हैं ना, तो कितने रुपए का सामान हुआ? सर 10,000 रुपए में माल बेचा, 1000 रुपए का टैक्स था। सर 50,000 रुपए का सर्विस दिया, 9,000 रुपए का टैक्स था। तो ये टैक्स का पोर्शन है। हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं। टर्नओवर का मतलब वो वैल्यू जो बिना जीएसटी को शामिल किए हुए आए। टर्नओवर का मतलब वो वैल्यू जो बिना जीएसटी की वैल्यू को शामिल किए हुए आए। तो कहा गया कोई भी टैक्स को शामिल नहीं करेंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी, जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप शामिल नहीं करेंगे। तो आप टैक्सेबल सप्लाईज को शामिल कर लीजिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। सर्विस एग्जेम्प्ट सप्लाईज को शामिल कर लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर में, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो उसको शामिल कर लीजिए। इंटरस्टेट सप्लाईज पर कोई टैक्स हो, जीएसटी, आईजीएसटी वगैरह हो, उसको शामिल कर लीजिए। लेकिन शामिल नहीं करेंगे उस वैल्यू को, उस टर्नओवर को, वो टर्नओवर में उस वैल्यू को शामिल नहीं करेंगे जो आरसीएम बेसिस पर टैक्स दिया गया है। उस वैल्यू को आप हटा देंगे, क्योंकि वो तो परचेज किया गया, रेसिपिएंट है, उसको शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ उस वैल्यू को भी शामिल नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में जो जीएसटी का हिस्सा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या यूटी जीएसटी, उसको भी आप शामिल नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर हम किसके रेफरेंस में ले रहे हैं? पिछले साल के रेफरेंस में ले रहे हैं। वो सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं।
लेकिन एक बार अगर पता चल गया टर्नओवर 1 करोड़ तक का था पिछले साल, जिसमें एक्सपोर्ट भी था, इंटरस्टेट सप्लाई भी था, तो अब अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो भूल जाएंगे कि अब आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं, अब आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए कौन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। कहा गया ऐसा बंदा जो सर्विस में ना हो, रेस्टोरेंट सर्विस में हो, उसके अलावा किसी दूसरे को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई सप्लायर ऑफ सर्विस है, स्पेशली सप्लायर ऑफ सर्विस है, स्पेशली सप्लायर ऑफ सर्विस है, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए एक अलग है सिस्टम, अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम। हम लोग बाद में देखेंगे अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम क्या है, वो आज के सेशन में नहीं होगा, वो नेक्स्ट सेशन में होगा। तो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम एक सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं अवेल कर सकता, यानी सर्विस देने वाला इस सिस्टम को अवेल नहीं कर सकता। केवल और गुड्स मैन्युफैक्चरर, गुड्स ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस देने वाला ही इस नॉर्मल सिस्टम को अवेल कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम को। ठीक है ना। कोई भी ऐसे सामान को नहीं दे सकता जहां पर इंटरस्टेट सप्लाई हो, मैंने अभी बता भी दिया था, हाँ या ना। ई कॉमर्स के थ्रू अगर वो सप्लाई करता है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। यानी अगर कोई एक बंदा कहता है मैं तो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड हूँ, मैंने अपने बिजनेस को अमेजन पे डला कर रखा हुआ है और मैं वहाँ से सामान सप्लाई करता हूँ, ठेंगा, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही आप 1 लाख रुपए का सामान बेचें। ओ ठीक है, आएगा वो। हाँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ये भी आएगा। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है आएगा फ्यूचर में, ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है वो भी आएगा फ्यूचर में। तो अभी आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखिए ना, आज हम लोग को एक कंपोजिशन स्कीम समझने के लिए कितने नए चीज़ों को देखना पड़ा। उसी तरह जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, सीटीपी क्या होता है और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, एनआरटीपी क्या होता है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आपको केवल इतना ही जानना था जो मैंने अभी तक बताया, जो मैं बताते जा रहा हूं वहीं तक रहेंगे। अच्छा, अब आती है बात, मान लो मैंने सेल किया, टैक्सेबल आइटम था यानी विद जीएसटी, 5,000 का सामान सेल किया मैंने, और मैं जानते हैं क्या हूं, मैं कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हूं। मैं कहां हूं, कंपोजिशन सप्लायर हूं। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं लेकिन कंपोजिशन स्कीम में। मैंने सेल किया है एग्जेम्प्ट, यानी नो जीएसटी होगा इस पर, मान लेते हैं 3,000 का। टोटल कितने का सप्लाई हुआ, 8,000 का। गवर्नमेंट ने कहा आप ना हमें जीएसटी दे देंगे 1%। अब प्रॉब्लम आती है 1% किस पर, 5,000 पर या टोटल 8,000 पर। मेरी बात समझें, अगर एक नॉर्मल बंदा होता जो 1.5 करोड़ से अधिक की टर्नओवर है या नॉर्मल रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता, गवर्नमेंट कहती ठीक है आप हिसाब किताब बनाइए, दोनों का हिसाब किताब अलग रखिए, आप अपनी जीएसटी की क्रेडिट लीजिए और टैक्स केवल टैक्सेबल अमाउंट पर दीजिए, एग्जेम्प्ट वाली वैल्यू पर मत दीजिए। गवर्नमेंट सीधे कहती है। लेकिन ये वो बंदा है जिस पर गवर्नमेंट कोई हिसाब मांग ही नहीं रही है। गवर्नमेंट कहती है आपको हम लेजर कंप्लायंसेस दे रहे हैं, लेजर टैक्स रेट लगा रहे हैं, 1% का टैक्स रेट, 5% रेस्टोरेंट में, बाकी पर 1% लगा रहे हैं। तो हम आपका ये कैसे पता करेंगे एग्जेम्प्ट कितना है, टैक्सेबल कितना है। भैया मारो गोली उसको, आप सीधे सीधे टोटल वैल्यू पर टैक्स दे दो, यानी 80 रुपए का टैक्स दे दो, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू भी होगी, एग्जेम्प्ट वैल्यू भी होगी। हम आपसे ये नहीं करें कि अब आप अलग करो, गवर्नमेंट को अलग अलग बताओ, रिकॉर्ड मेंटेन कर ही नहीं सकते ना आप, छोटे बिजनेसमैन हो, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। टोटल वैल्यू जो सप्लाई है उस पर 1% टैक्स दे दो, किनारे हो जाओ, ज़्यादा टेंशन ना देने का, ज़्यादा टेंशन ना लेने का। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया अगर कोई टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाई करता है तो वो केवल और जो जीएसटी देगा वो टोटल वैल्यू पर देगा। अगर वो चाहता है कि एग्जेम्प्ट पर ना दे तो उसको एग्जेम्प्ट के लिए, टैक्स ना लगाने के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले। सर पैन नंबर तो एक ही रहेगा,
अब यहाँ तो सारे जीएसटी में आएंगे, यहाँ तो नहीं आएंगे, कंपोजिशन स्कीम में तभी आएंगे, यहाँ तो सारे कंपोजिशन स्कीम में हो, यहाँ तो कोई ना हो। तो करे क्या, तो कहा गया जो एग्जाम्प्ट वाला है ना, किसी दोस्त को पकड़ो, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो और उसके साथ एग्जाम्प्ट वाला करो। जैसे ही पार्टनरशिप करोगे एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, नया पैन नंबर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको, नए पैन नंबर पर नया जीएसटी, वो बिल्कुल अलग हो गया। अब वहाँ से एग्जाम्प्ट का करना, ये हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया। अगर नहीं बताया तो ये अभी कम से कम 10 बार आने वाला है, इसकी चिंता ना करें, बार बार आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ये 50 बार आएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ देगा ये सेक्शन, ठीक। जो आज हमको बताना है, मैं केवल उतनी ही चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा जब हम इस चैप्टर पर नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे तो कई चीज़ें आएंगी जो सामने हम लोग को देखेंगे, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम किनको नहीं मिलेगी, जरा ये देखें। अगर कोई आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर है, पान मसाला का मैन्युफैक्चरर है, टोबाको का मैन्युफैक्चरर है, नहीं मिलने वाली कंपोजिशन स्कीम। आइसक्रीम हो, पान मसाला हो, टोबैको हो, नहीं मिलेगा। इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, नहीं मिलेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्स रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नहीं मिलेगा। और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ बता दिया। वैसे मुझे आपको ना स्पेशली यही एक लाइन बतानी थी, लेकिन चूंकि टॉपिक ही ऐसा आ गया कि किनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती, तो जितने इधर उधर के पॉइंट है मैंने एक जगह करवा दिए कि अगर कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, टोबैको है, पान मसाला का है, या इंटरस्टेट सप्लाई करता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करता है, तो उनको भी ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि इनको कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही टर्नओवर कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहेंगे। जो आज मुझे बताना था आपको कहानी के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको नेक्स्ट सेशन बहुत कुछ सीखने को मिलना है। ये चैप्टर सीखने के लिए लबालब पॉइंट से भरा हुआ है, कई पॉइंट्स हैं जो अभी आपको सीखने हैं इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर डन हो भी जाएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।